नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। खबरों के पीछे में रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर आपके सामने हम हाजिर होते हैं। आज खबरों के पीछे का एपिसोड नंबर 75 है और श्रृंखला चल रही है शहाबुद्दीन की, सिवान के शहाबुद्दीन की। लेकिन यदि शहाबुद्दीन को आप पूरे तौर पर समझना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के नेचर और सिग्नेचर को जानना चाहते हैं, तो पिछले कई एपिसोड और एपिसोड नंबर 71 से लेकर 74 यदि आप देख लेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, शहाबुद्दीन आपको समझ में आएंगे। आज एपिसोड 75 है, तो आज की कहानी शुरू करें, मतलब 74 से आगे। इसके पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक, और फ्लैशबैक है साल 1995 का, मतलब 1995 का। पाल सिंह के परिवार वालों ने तय कर लिया है कि आज शहाबुद्दीन को खत्म कर देंगे, टपका देंगे। अपनी ओर से ये प्लानिंग पूरे तौर पर लीक प्रूफ मान रहे हैं, मतलब कहीं कोई चूक नहीं होनी है, सब कुछ सही अंजाम पाएगा, यह भरोसा है। हथियार की व्यवस्था हो गई है, गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, शूटर्स की व्यवस्था हो गई है शहाबुद्दीन को खत्म करने के लिए। शूटर्स तलाशने में बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन आखिर में गोरखपुर के 2 शूटर्स मिले थे, विनोद सिंह उर्फ गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा उर्फ अमित भट्ट ने। इन दोनों ने शहाबुद्दीन को मारने की सुपारी ली थी, और आज जब शहाबुद्दीन को टपकाना था तो तय ये हुआ था कि पाल सिंह के फैमिली की गाड़ी लाल जिप्सी, जो बहुत ही विख्यात थी, उसी गाड़ी से अंजाम देने को निकलेंगे और इस गाड़ी को ड्राइव स्वयं व्यास सिंह करेंगे, जो आज बीजेपी के एमएलए हैं, पाल सिंह के परिवार से ही हैं। तो प्लान जो था उसके मुताबिक बात ये तय थी कि तरबारा मोड़, सिवान से पटना जाने के रास्ते में, वहाँ हम सभी पहले पहुँचेंगे। फिर जब शहाबुद्दीन आते दिखाई पड़ेंगे कमांडर जीप से, तो इधर से, मतलब जो ये लोग हैं व्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा, गोलियां झोंक देंगे, बर्स्ट फायर करेंगे और शहाबुद्दीन को काम तमाम कर दिया जाएगा, शहाबुद्दीन को खत्म कर दिया जाएगा। एपिसोड नंबर 75 की मूल कहानी शुरू करें, इसके बीच एक और खबर अपडेट हुई। देखिए, हमने आपको एपिसोड नंबर 74 में ये बताया था कि शहाबुद्दीन को सिवान से पटना जाना था, बिहार विधानसभा की मीटिंग में शामिल होने को। लेकिन अब हमें पुराने खबरी बता रहे हैं कि उन्हें पटना नहीं जाना था। 1995 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी, चुनाव का ऐलान हो चुका था, और इस दफे शहाबुद्दीन जीरादेई से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने को जा रहे थे। उन्हें लालू यादव की पार्टी से सिंबल मिला था, तो वे लालू यादव का उम्मीदवार बनने जा रहे थे। और नामांकन का पर्चा भरने के पहले शहाबुद्दीन ने यह फैसला किया था कि वे छपरा में गोधना सिमरिया जाएंगे। गोधना सिमरिया एक जगह है छपरा में, जहां उनके धर्मगुरु, जो मुस्लिम समुदाय के बड़े धर्मगुरु थे, रहा करते थे, उनसे ब्लेसिंग प्राप्त करेंगे। शहाबुद्दीन की बड़ी इज्जत करते थे। और खबर यह भी है कि उसी दिन इस धर्मगुरु से, जो ये धर्मगुरु हैं मुस्लिम धर्म के, उनसे आशीर्वाद लेने पटना से अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी आना था। तो गोधना सिमरिया जाने के इस दौरे की जानकारी ही पाल सिंह की फैमिली को पहुंची थी, और इसी जानकारी के बूते तरबारा मोड़ पर शहाबुद्दीन को टपका देने का प्लान तय किया गया था। खैर, जो भी हुआ, अब देखिए आगे कहानी, जो मूल कहानी है एपिसोड नंबर 75 की, वो शुरू करते हैं कि ये तीनों जो दस्ता है पाल सिंह का निकल जाता है सिवान से, व्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा। लेकिन ये क्या, ये तरबारा मोड़ पहुँचते और अपनी जगह पर फिक्स होते, शहाबुद्दीन के आने का इंतज़ार करते, वहाँ तो इसके पहले ही शहाबुद्दीन और उनका दस्ता पहुँच चुका था। मतलब सब दांव ही उल्टा पड़ गया, सब उलट पुलट हो गया। हुआ ये कि उस स्पॉट पर व्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा के पहुंचने के पहले शहाबुद्दीन की मौजूदगी हो गई। खुद शहाबुद्दीन भी थे। खबरी बताते हैं, अभी तक जो शहाबुद्दीन आमतौर पर
दूसरे दिनों की तरह अकेली कमांडर जीप से चला करते थे। उस दिन उनके साथ एक तब के ज़माने की मारुति 800 कार भी थी। तब मारुति 800 कार का भी बड़ा जलवा था। याद करने वाले कहते हैं कि वो मारुति 800 जो कार थी जिसे शहाबुद्दीन ने उस दिन के लिए लिया था, वह मारुति 800 कार सिवान के ही किसी विपेंद्र नाथ वर्मा की थी। मतलब शहाबुद्दीन यहाँ पहले से अपने दुश्मन ब्यास सिंह, सुपारी किलस गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा से ज़्यादा तैयारी के साथ तैनात हो गए थे और अब उन्होंने प्लान किया था कि वे क्या मारेंगे, हम ही मार देंगे। तो ब्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा अपने धुन में चले आ रहे थे। तभी सबों की नज़र सामने शहाबुद्दीन की कमांडर जीप पर पड़ी। लेकिन ये लोग कुछ समझते और संभलते इसके पहले ही शहाबुद्दीन के दस्ते से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। होनी ही थी, क्योंकि शहाबुद्दीन तो तैयार बैठे थे और उन्हें इनके आने का इंतज़ार था और ये तो जाकर फिक्स होने वाले थे। पहले के प्लान के मुताबिक ये पहले पहुंचते, ये ही इंतज़ार कर रहे होते ब्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अब शहाबुद्दीन के दस्ते ने जब फायरिंग शुरू कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, तो इतना वक्त भी नहीं मिला कि ये लोग काउंटर फायरिंग शुरू कर सकें। तो अब एक ही ऑप्शन था, जान बचाओ। और इस ऑप्शन को अख्तियार करते हुए ब्यास सिंह जो जिप्सी को ड्राइव कर रहे थे, वे तेज रफ्तार से, या यूँ कहें कि अंतिम तेजी की रफ्तार से जीप को भगाने लगे, जिप्सी को भगाने लगे। कोई फायरिंग करने की नौबत ही नहीं बन रही थी, काउंटर फायरिंग करने की। अचानक हुई भिड़ंत से जो गुड्डू सिंह अपने को बहुत बड़ा शार्प शूटर बता रहा था और जिससे ही शहाबुद्दीन को गोली मारनी थी, जिप्सी की अगली सीट पर बैठा था, वह भी अकबका गया था और वह भी कुछ नहीं कर पाया। सुभाष शर्मा जो तीसरा शूटर था, वह जिप्सी की पिछली सीट पर था, इसे मौका ही कहाँ मिला। अब ब्यास सिंह जिंदगी बचाने को अंतिम रफ्तार से भाग रहे होते हैं और उधर से शहाबुद्दीन का दस्ता जिप्सी को निशाने पर लेकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। यह सब खुली सड़क पर हो रहा है। पुराने खबरी कहते हैं कि आखिरकार शहाबुद्दीन के दस्ते की जो गोली चल रही है, उससे एक गोली या दो गोली जिप्सी की टायर में लग जाती है और वह बस्ट कर जाता है। मतलब अब जिप्सी की जो टायर है वो ख़त्म हो गई है, वह जिप्सी को भगा ले जाने की स्थिति में नहीं है। अब तक ये जिप्सी केदार गुप्ता हैं, अशोक गुप्ता हैं, उनके घर के पास पहुंच गई होती है। अब जब जिप्सी ही नहीं भागेगी तो एक ही ऑप्शन बचा है कि जिप्सी से कूदो, फांदो और भागो। तो यही करते हैं ब्यास सिंह, गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा। तीनों जिप्सी से कूद जाते हैं, फांद जाते हैं और फिर किसी गली में घुस गया ताकि गली में कमांडर जीप और जो दूसरी कार है वो न घुसे। ये लोग भागते हुए बिल्कुल पास में ही पचरुखी थाना है, वहाँ इंटर कर जाते हैं। सबों के पास हथियार होता है, इनके पास भी हथियार है ये, क्योंकि इन्हें तो शहाबुद्दीन को टपकाना था। तो पुराने खबरी कहते हैं कि ये तीनों जिस तरीके से हथियार लिए हुए पचरुखी थाने में घुसते हैं, वहाँ मौजूद दरोगा भी अकबका जाता है, ये क्या, ये कौन। तो ये लोग कहते हैं, ये जो तीनों हैं, बचा लीजिए दरोगा जी, मुझे शहाबुद्दीन मार देगा, मुझे शहाबुद्दीन मार देगा, गोली चलाता हुआ आ रहा है, मुझे बचा लीजिए। तो दरोगा जो है वो तो हतप्रभ है, लेकिन वह इन तीनों का हथियार अपने पास लेकर इसे तुरंत हवालात में बंद कर देता है। लेकिन बस 2-4 मिनटों के भीतर ही, या यूँ कहें कि 1-2 मिनटों के भीतर ही शहाबुद्दीन का दस्ता वहाँ पहुँच जाता है, मतलब पचरुखी थाना के भीतर। और शहाबुद्दीन वहाँ पहुँचते ही उलझ जाते हैं दारोगा से। दारोगा कहता है, आप कौन? शहाबुद्दीन कहते हैं, मेरा नाम शहाबुद्दीन है, मैं एमएलए हूँ। सबों के पास, जो शहाबुद्दीन के दस्ता में लोग शामिल होते हैं, उनके पास हथियार होता है। दारोगा एकदम बिल्कुल परेशान, थाना तो अलर्ट मोड में था ही नहीं। तो शहाबुद्दीन कहते हैं कि ये जो तीनों हैं जो आपके यहाँ भाग कर आए हैं, उन्हें मेरे सामने लाइए। तो ये जो दारोगा है वह इनकार कर देता है, पहले कहता है नहीं, ये नहीं होगा। लेकिन
शहाबुद्दीन अपने रौब में आते हैं और कहते हैं कि उसे तो आपको मेरे सामने लाना ही होगा। वे कहते हैं कि देखिए ये जो तीनों हैं ये मुझे मारने आए थे, लेकिन मैं अपनी होशियारी से बचा हूं। दारोगा कहता है कुछ भी हो हम आपके सामने नहीं लाएंगे, लेकिन आखिरकार शहाबुद्दीन कहते हैं कि आप लाइए, हम उसे कुछ नहीं करेंगे, यह आपको भरोसा दिलाते हैं। भले ही रास्ते में फायरिंग हुई है, हम अपने दुश्मनों की पहचान करेंगे, उनका शक्ल देखेंगे, इसके बाद आपके हवाले सौंप देंगे। इसके बाद आपको जो करना होगा वो करते रहिएगा, मुझे कोई मतलब नहीं होगा, हम चले जाएंगे। दारोगा जो है शहाबुद्दीन के झांसे में आ जाता है, या यूँ कहें कि डर जाता है। वो तीनों को हवालात से बाहर निकालता है। हवालात से जैसे ही तीनों बाहर आते हैं, सबसे लंबा चौड़ा गुड्डू सिंह ही होता है जो गोरखपुर से बिलोंग करता है, और जिसे ही शहाबुद्दीन को मारने की सुपारी मिली होती है। तो गुड्डू सिंह को देखते ही शहाबुद्दीन के दस्ते में शामिल एक व्यक्ति कमर से पिस्टल निकालता है और सीधे उसके भेजे में गोली मार देता है। वह वहीं ढेर हो जाता है, मतलब गुड्डू सिंह का काम तमाम। इसके बाद ब्यास सिंह को भी गोली मारी जाती है। ब्यास सिंह गोली लगते ही गिर जाते हैं। शहाबुद्दीन का दस्ता मान लेता है कि यह भी खत्म। अब तीसरा बचा सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा नाटा ठिगना, वह जान की भीख मांगने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। पता नहीं क्यों शहाबुद्दीन बख्श देते हैं, और साथ में रहा एक जो दस्ता का सदस्य है वह कुर्सी उठाता है और 3-4 कुर्सी उसे मारता है। इसके बाद सभी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अब इस शूटआउट को लेकर शहर जो है वो जल उठता है, गुस्सा भड़क उठता है। जो स्थानीय लोग हैं वो पचरुखी थाना में घुस आते हैं। आगजनी होने लगती है। पुलिस के सामने दोहरी चुनौती, एक तो लाश गिरी पड़ी है, दूसरा पब्लिक का गुस्सा। खबर सिवान शहर तक फैलती है कि शहाबुद्दीन को तो टपकाया नहीं जा सका, उल्टे शहाबुद्दीन ने ही इन लोगों को ढेर कर दिया है। परेशान पुलिस, कुछ और पुलिस वाले पहुंचते होंगे। वे गुड्डू सिंह, जिसे सबसे पहले गोली मारी गई भेजे में, उसके नब्ज को देखा जाता है, टटोला जाता है। मालूम होता है कि उसकी सांस तो बंद हो गई है। लेकिन ब्यास सिंह जो अभी मौजूदा बीजेपी के एमएलए हैं, उनकी सांस अभी बंद नहीं हुई थी, सांस अटकी हुई थी, कुछ सांस चल रही थी। तो तेजी से ब्यास सिंह को सिवान अस्पताल भेजने का फैसला होता है और सुभाष शर्मा को जेल। तो ब्यास सिंह सिवान अस्पताल ले जाए जाते हैं। सिवान में अस्पताल जहां है वहीं पाल सिंह का घर फतेहपुर में है। जब तक ब्यास सिंह सिवान अस्पताल में लाए जाते हैं तब तक अस्पताल में हजारों लोग पहुंच गए होते हैं, पाल सिंह और ब्यास सिंह के समर्थक। घायलावस्था में ब्यास सिंह वहां पहुंचते हैं। पुलिस कस्टडी में लेने की बात ही नहीं कर सकती क्योंकि इतने लोग जमा हैं, सिवान में तनाव फैल गया होता है। तो अब जो अस्पताल में इलाज है वह पाल सिंह या ब्यास सिंह के शुभचिंतकों परिजनों की देखरेख में शुरू होता है। लेकिन डॉक्टर तुरंत ही बोल देते हैं कि देखिए स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें आपको लेकर पटना जाना होगा। अब पटना की बात होती है। लोग भी समझते हैं कि पटना ले चलना ही ठीक होगा, क्योंकि यदि पटना नहीं ले जाएंगे और जैसी वारदात आज हो गई है, शहाबुद्दीन बच गए हैं, तो शहाबुद्दीन पता नहीं इतने गुस्से में होंगे, इतना पागलपन समाया होगा कि वे कहीं फिर से आकर सिवान अस्पताल में ही हमला न बोल लें, क्योंकि उन्हें खबर तो लग ही गई होगी कि ब्यास सिंह को अस्पताल ले जाया गया है और अब भी जान बची है। हालांकि यह बात संभव नहीं थी, क्योंकि सिवान सदर अस्पताल में तब तक बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई थी और फिर भीड़ इतनी इकट्ठी थी कि आप कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन डॉक्टरों ने भी कह दिया कि पटना ले चला जाए। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि पटना किस रास्ते से ले चलें। देखिए, वारदात जो हुई थी वो सिवान से छपरा से पटना के रास्ते में हुई थी। तो लोगों को लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसी रास्ते में शहाबुद्दीन हो, और उन्हें इस बात का अंदेशा हो कि जैसे ही पाल सिंह के लोगों को इस बात की खबर मिलेगी कि आज इस वारदात को अंजाम दिया गया है, तो कहीं उनके और लोग भी बदला लेने को इस रास्ते में नहीं आए। तो इन लोगों से भी आज ही लड़ लेना है, आज जो होगा वो आर पार की लड़ाई होगी। तो इस अंदेशे को, इस खतरे को भांप छपरा के रास्ते पटना जाने का प्लान त्याग दिया जाता है। अब दूसरा रास्ता बचता है मोतीपुर और फिर मोतिहारी होते हुए पटना आना। तो इसी रास्ते से पटना आने की बात होती है और
पटना के लिए रवानगी होती है, एम्बुलेंस होता है, कई गाड़ियां होती हैं जिनमें पाल सिंह के नाते रिश्तेदार, शुभचिंतक, परिवार वाले सब लोग होते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस तरीके का रिस्क है और रास्ते में शहाबुद्दीन का खौफ है, पटना का रास्ता भी लंबा है, तो हथियारबंद लोग कैसे साथ चलेंगे, कौन चलेगा? तो देखिए, एक विनय बाजीगर नाम का लड़का होता है जो साहस करता है और वह ब्यास सिंह जिस एम्बुलेंस में सवार होते हैं उसकी अगली सीट पर पोजीशन लेकर बैठ जाता है। तो इस तरीके से सिवान से घायल ब्यास सिंह की पटना रवानगी होती है। पटना आने के बाद ब्यास सिंह का इलाज कई डॉक्टरों की देखरेख में, कई अस्पतालों में महीनों चलता रहता है और लोकेशन को, जो पटना का लोकेशन है, उसे बहुत ही गोपनीय रखा जाता है ताकि ऐसा न हो कि शहाबुद्दीन पटना में आकर चढ़ाई कर दें और फिर ब्यास सिंह को खत्म करने की बात करें। लोग कहते हैं कि देखिए, ब्यास सिंह ठीक हो गए, बच भी गए, अब तो विधायक भी हैं, लेकिन कुछ समस्या शरीर के भीतर आज भी रह गई है जो उस शूट आउट की वजह से ही है। जैसे उचकने की समस्या, ये 1995 के गोलीकांड का ही परिणाम है। उधर सिवान में जेल में बंद पाल सिंह को आज के प्लान का फेल हो जाने का बड़ा झटका लगता है। उनका वजन जो है सिवान शहर में बहुत तेज़ी से गिरता है और इधर सिवान शहर में शहाबुद्दीन का सिक्का अधिक ही चलने लगता है। पाल सिंह के पास इतना दम नहीं होता कि वे तुरंत कोई दूसरा प्लान सेट कर सकें जिसमें शहाबुद्दीन को टपकाने की बात हो। पहला ही प्लान तो बहुत मुश्किल से तय हुआ था, बहुत मुश्किल से शूटर्स मिले थे। गोरखपुर का गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा, जो उन दिनों बिहार में आकर ही छुपा हुआ था, पहले गोपालगंज में रहा, फिर धनौटी मठ में, और फिर जब पाल सिंह को खबर मिली तो डील तय कर शहाबुद्दीन को टपकाने की प्लानिंग तय की गई थी। अब इतनी तेज़ी में दूसरा शूटर कौन मिलता, क्योंकि बात शहाबुद्दीन की थी। अब आप बात करेंगे कि पुलिस मुकदमे का क्या हुआ पचरुखी थाना कांड में। तो देखिए, पचरुखी में जो शूट आउट हुआ थाने के भीतर या फिर सड़क पर, इसके लिए दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की गई, दोनों पक्षों की ओर से। लेकिन शहाबुद्दीन को जेल नहीं जाना पड़ा। शहाबुद्दीन को पुलिस से ही क्लीन चिट मिल गई। फिर चुनाव भी हो गया, 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव हुए, फिर से जीते। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी के एमएलए थे, इसलिए ताकत भी थी, सत्ता का समर्थन भी था, संरक्षण भी था। वैसे भी शहाबुद्दीन मुकदमे के मामले में देखिए, एक उनकी समझ थी, अब पता नहीं यह समझ भी उनके पतन का कारण बनी कि वे पुलिस के केस मुकदमे में बहुत भरोसा नहीं करते थे। उनका कहना था कि जो दुश्मन है मेरा दुश्मन है, उससे पुलिस के बुते क्या निपटना है, निपटेंगे तो हम ही, और हम अपने एक्शन से निपटेंगे, पुलिस क्या निपटेगी। तो इस तरीके से वो अपना राज चलाते थे। अब साहबू से शहाबुद्दीन और फिर साहेब बने थे। तो आज की स्टोरी तो इतनी ही है, लेकिन मुझे पता है कि सब स्टोरी आज की हम ख़त्म कर रहे हैं तो आपके मन के भीतर कई सवाल उठ रहे होंगे। जाहिर भी है, यह सवाल उठने भी चाहिए। आपको ये लग रहा होगा कि जब पाल सिंह ने, ब्यास सिंह ने शहाबुद्दीन को टपकाने का पूरा प्लान लीक प्रूफ तरीके से तय किया था, तो फिर ये फेल कैसे हो गया। तरवारा मोड़, जहां शहाबुद्दीन को हिट कर खत्म किया जाना था, वहां ब्यास सिंह के साथ गुड्डू सिंह और सुभाष शर्मा के पहुंचने के पहले शहाबुद्दीन का दस्ता कैसे पहुंच गया। मतलब कहीं न कहीं छेद तो था। जाहिर तौर पर आप जैसा समझ रहे हैं बात वैसी ही है। पाल सिंह, ब्यास सिंह का प्लान लीक हुआ था। किसी ने गद्दारी की थी, बड़ी गद्दारी की थी। और इस घटना के बाद दोनों ओर से मुखबिर तलाशे जा रहे थे। शहाबुद्दीन भी तलाश रहे थे कि आखिर वो कौन है जिसने हमारे कार्यक्रम की जानकारी पाल सिंह के लोगों तक पहुंचाई, जिसके बाद इन लोगों ने प्लान तय किया। और इधर पाल सिंह के लोग तलाश रहे थे कि हमारे भीतर कौन है जिसने पूरे प्लान को आउट किया, जिसका परिणाम ये रहा कि उस स्पॉट पर शहाबुद्दीन बड़े दस्ते के साथ पहले पहुंच गए। तो ये जो सवाल, अनसुलझे सवाल हैं आज, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे हम, पूरे तौर पर बताएंगे। सीमान के लैंडलाइन के नंबर
24786 और 25786 की कहानी भी बताएंगे। भेदिए को भी आप पहचान लेंगे। पर इसके लिए आप करिए कल खबरों के पीछे के एपिसोड नंबर 76 का इंतज़ार। रोज़ रात 9 बजे की तरह ही कल रात 9 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरा एपिसोड देखा सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।